18वीं शताब्दी में भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह वह समय था जब एक महान साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। मुगल साम्राज्य, जो अपनी समृद्धि, कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, अब संकट के दौर से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य, जो सदियों से अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता था, पतन के कगार पर था। इस साम्राज्य ने अपने समय में अद्वितीय स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण किया था, लेकिन अब यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल सत्ता का तेजी से पतन हुआ। औरंगजेब, जो एक शक्तिशाली और कठोर शासक था, उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में अस्थिरता फैल गई। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और इसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। यह पतन कई कारणों का परिणाम था। मुगल दरबार में आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। दरबार में षड्यंत्र और विश्वासघात आम हो गए थे, जिससे शासन की स्थिरता पर गहरा असर पड़ा। दरबार के उच्च अधिकारी और रईस आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहते थे, जिससे शासन कमजोर हो गया। आंतरिक कलह, कमजोर उत्तराधिकारी, धार्मिक असहिष्णुता और आर्थिक संकट ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। धार्मिक असहिष्णुता ने समाज में विभाजन पैदा किया, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर हो गई। कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता को संभालने में असमर्थ थे और इससे साम्राज्य की स्थिति और भी खराब हो गई। उत्तराधिकार की लड़ाइयों ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया और आर्थिक संकट ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। व्यापार और कृषि में गिरावट आई, जिससे राजस्व में भारी कमी आई। आर्थिक संकट ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को भी कमजोर कर दिया, जिससे बाहरी आक्रमणों का सामना करना मुश्किल हो गया। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण खोने से आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। बाह्य आक्रमण, विशेष रूप से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। इन आक्रमणों ने साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। नादिर शाह के आक्रमण ने दिल्ली को लूट लिया और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने साम्राज्य की सीमाओं को और भी असुरक्षित बना दिया। इन आक्रमणों ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। ये मुगल सत्ता के अंत की शुरुआत थी। मुगल साम्राज्य, जिसने कभी भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया था, अब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। यह पतन न केवल एक साम्राज्य का अंत था, बल्कि एक युग का भी अंत था, जिसने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। मुगल शासन की गिरावट के पीछे कई कारण थे। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया था, जैसे जजिया कर का पुनः लागू होना और मंदिरों का विध्वंस। इन नीतियों के कारण साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह की लहर फैल गई। उत्तराधिकार के लिए हुए लगातार युद्धों ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया और राजकुमारों के बीच संघर्ष ने साम्राज्य को और भी अस्थिर कर दिया। भ्रष्टाचार और कुशासन ने प्रशासन को खोखला कर दिया, जिससे शासन की कार्यक्षमता में भारी गिरावट आई। मुगल साम्राज्य, जो कभी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, अब आर्थिक तंगी और वित्तीय कुप्रबंधन का सामना कर रहा था। यह कमजोरी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए एक अवसर बन गई, जिससे मराठा, सिख और राजपूत शक्तियों का उदय हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इनमें से कुछ मुगल साम्राज्य के ही प्रांत थे, जिन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। दक्कन में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क ने कुशल प्रशासन और सैन्य रणनीतियों के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत किया। अवध में सादत खान ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने राज्य को संगठित करने के लिए कुशल प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने अपने राज्य को संगठित करने के लिए कुशल प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। इसी समय राजपूत, सिख, मराठा और जाट जैसी शक्तियां भी उभरकर सामने आईं। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता और सत्ता स्थापित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया। क्षेत्रीय ताकतों का वर्चस्व, एक नया परिदृश्य। 18वीं सदी का भारत एक जटिल और विविधतापूर्ण राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जहां विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं और अपनी पहचान बना रही थीं। इन शक्तियों ने न केवल अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित किया, बल्कि भारतीय राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। राजपूत,
अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध, अपने राज्यों को मजबूत करने में लगे हुए थे। उनके किले और महल उनकी शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे। राजपूत राजा अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए अपने राज्यों की सुरक्षा और विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत थे। राजपूतों की सैन्य रणनीतियों में उनकी घुड़सवार सेना और किलेबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य बल का गठन किया। उनके योद्धा पारंपरिक कवच में सुसज्जित, अपने सैन्य कौशल और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से सिख समुदाय ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सिखों की सैन्य रणनीतियों में गुरिल्ला युद्ध और त्वरित हमलों का विशेष महत्व था। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने मुगलों को चुनौती दी और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मराठा योद्धा घोड़ों पर सवार होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ वीरता से लड़ते थे। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मराठाओं की सैन्य रणनीतियों में उनकी नौसेना और किलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाट नेता चुरामन और सूरजमल ने अपने समुदाय को संगठित किया और एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में जाट समुदाय ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। चुरामन और सूरजमल की रणनीतियों और नेतृत्व ने जाटों को एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। जाटों की सैन्य रणनीतियों में उनकी घुड़सवार सेना और किलेबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह क्षेत्रीय शक्तियां अब भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगी थीं। 18वीं सदी का भारत विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं और उनके साम्राज्यों के बीच की जटिलताओं और संघर्षों का गवाह बना। इन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और उनके साम्राज्यों की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को निरंतर बदल रही थी। इन क्षेत्रीय शक्तियों की सैन्य रणनीतियों और उनके प्रभाव ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। एकता की राह में बाधाएं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और उनका प्रभाव। 18वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय था जब देश राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। इस समय के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। इसने एक ओर तो केंद्रीकृत शासन का अंत किया, वहीं दूसरी ओर आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में भारत राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया था। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इनमें मराठा, सिख, राजपूत और कई अन्य शामिल थे। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने जहां एक ओर मुगल साम्राज्य के केंद्रीकृत शासन का अंत किया, वहीं दूसरी ओर आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू कर दिया। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। वहीं दूसरी ओर आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू कर दिया। इन संघर्षों ने न केवल क्षेत्रीय शासकों के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि आम जनता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और उनके जीवन में अस्थिरता आ गई। ये क्षेत्रीय शक्तियां अपनी महत्वाकांक्षाओं और संसाधनों के लिए लड़ती रहीं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। इस अस्थिरता ने न केवल क्षेत्रीय शासकों के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि आम जनता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और उनके जीवन में अस्थिरता आ गई। यह एकता की कमी और क्षेत्रीय स्वार्थों का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का अवसर मिला। अंग्रेजों ने इस अस्थिरता का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के बीच के संघर्षों का लाभ उठाया और अपनी सत्ता स्थापित की। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में भारत राजनीतिक अपहीवल का गवाह बना। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप
पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां क्षेत्रीय पहचान और महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ी। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। जहां क्षेत्रीय पहचान और महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ी। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का माहौल था। इस समय का लाभ उठाते हुए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक संगठन थी, ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच के संघर्षों का फायदा उठाया और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सामरिक चालें चलीं। कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक संधियां की और उनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर मजबूर किया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद बक्सर की लड़ाई में उन्होंने संयुक्त मुगल, अवध और बंगाल की सेनाओं को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इन जीतों ने कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल सैन्य बल का उपयोग किया, बल्कि कूटनीतिक चालें भी चलीं। उन्होंने भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्षों में हस्तक्षेप किया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने स्थानीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और उनकी आपसी दुर्बलताओं का लाभ उठाया। इस कंपनी ने भारतीय समाज में भी अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने भारतीय व्यापारियों और जमींदारों के साथ सहयोग किया और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप कई भारतीय शासक और व्यापारी कंपनी के समर्थक बन गए और उनके प्रभाव में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत की और एक व्यापारिक संगठन से एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। भारतीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप और उनकी रणनीतियां भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने वाली साबित हुई। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां विदेशी शक्तियों ने भारतीय राजनीति और समाज पर अपना प्रभाव जमाया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। उनके प्रभाव और नियंत्रण ने भारतीय राजनीति और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया और आने वाले समय के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। 18वीं शताब्दी का भारत केवल राजनीतिक और सैन्य संघर्षों का गवाह नहीं था, बल्कि इस समय में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उनके प्रभाव ने भारतीय कला, वास्तुकला और समाज को नई दिशा दी। मराठा, सिख, राजपूत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। मराठा साम्राज्य ने महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण और लोक कला को बढ़ावा दिया। सिखों ने पंजाब में गुरुद्वारों के निर्माण और सिख कला का विकास किया। राजपूत शासकों ने राजस्थान में भव्य महलों, किलों और मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। इस समय में भारतीय समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। क्षेत्रीय शासकों ने शिक्षा, साहित्य और संगीत को प्रोत्साहित किया। मराठा शासक शिवाजी ने मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया, जबकि सिख गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाबी भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। राजपूत शासकों ने राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य को संरक्षण दिया। गैप 2S वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी स्थापत्य शैली विकसित की। मराठा स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण में नया प्रयोग किया गया, जिसमें स्थानीय शैली और पारंपरिक तकनीकों का मिश्रण था। सिख स्थापत्य कला में गुरुद्वारों के निर्माण में संगमरमर और सोने का उपयोग किया गया, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इस समय के सामाजिक परिवर्तन भी उल्लेखनीय थे। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों को लागू किया। मराठा शासकों ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कृषि सुधार किए, जबकि सिख शासकों ने सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किए। राजपूत शासकों ने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का भारत केवल राजनीतिक संघर्षों का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी समय था।
क्षेत्रीय शक्तियों ने भारतीय समाज और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। उनके योगदान ने भारतीय कला, वास्तुकला और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। 18वीं शताब्दी का भारत केवल सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का गवाह नहीं था, बल्कि इस समय में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उनके प्रभाव ने भारतीय व्यापार, कृषि और उद्योग को नई दिशा दी। मराठा, सिख, राजपूत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। मराठा साम्राज्य ने पश्चिमी तट के बंदरगाहों को विकसित किया, जिससे समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। सिखों ने पंजाब में कृषि और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। राजपूत शासकों ने राजस्थान में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दिया, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ीं। इस समय में भारतीय कृषि में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए। मराठा शासकों ने सिंचाई प्रणाली को सुधारने के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण कराया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सिख शासकों ने पंजाब में कृषि सुधारों को लागू किया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। राजपूत शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए तकनीकों और फसलों को अपनाया। उद्योग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। मराठा साम्राज्य ने हथकरघा उद्योग और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। सिखों ने पंजाब में हथकरघा और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजपूत शासकों ने राजस्थान में कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को संरक्षण दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस समय के आर्थिक परिवर्तन भारतीय समाज पर गहरे प्रभाव डाल रहे थे। क्षेत्रीय शक्तियों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दिया, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। कृषि सुधारों ने किसानों की स्थिति में सुधार किया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उद्योगों के विकास ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और समाज में समृद्धि लाई। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का भारत केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का भी समय था। क्षेत्रीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार, कृषि और उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध आर्थिक विरासत छोड़ी। उनके योगदान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे रूप से प्रभावित किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। 18वीं शताब्दी का भारत केवल आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का समय नहीं था, बल्कि इस समय में सैन्य रणनीतियों और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। गैप 2S क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां और प्रौद्योगिकियों को अपनाया। मराठा सेना ने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों को अपनाया, जिससे उन्होंने अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित किया और युद्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उनकी तेज गति और अचानक हमलों की रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। सिखों ने अपनी सेना को संगठित और अनुशासित करने के लिए आधुनिक सैन्य तकनीकों को अपनाया। उन्होंने तोपखाने और बंदूकों का उपयोग बढ़ाया, जिससे उनकी सेना की मारक क्षमता में वृद्धि हुई। राजपूत शासकों ने अपने किलों और दुर्गों को मजबूत किया और उन्हें आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उन्होंने घुड़सवार सेना और हाथियों का उपयोग किया, जिससे उनकी सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ। इस समय में युद्ध प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से भारतीय सेनाओं को नई नई तकनीकें और हथियार मिले। बंदूकें, तोपें और अन्य आधुनिक हथियारों का उपयोग बढ़ा, जिससे युद्ध की प्रकृति में बदलाव आया। इन सैन्य रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों का प्रभाव भारतीय युद्धों पर गहरा पड़ा। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सैन्य शक्ति को मजबूत किया और अपने दुश्मनों को पराजित किया। उनकी सैन्य शक्ति ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का भारत केवल आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि सैन्य रणनीतियों और प्रौद्योगिकी के विकास का भी समय था। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां और प्रौद्योगिकियों को अपनाया और भारतीय युद्ध को नई दिशा दी।